भारत का दक्षिण पश्चिमी तट, मनमोहक समुद्र और हरी भरी धरती। कोंकण के इसी क्षेत्र में बसा है भारत का सबसे छोटा किंतु सबसे समृद्ध राज्य गोवा। देश ही नहीं, विश्व भर के पर्यटकों का प्रिय। हर वर्ष लाखों लोग यहां पर छुट्टियां मनाने आते हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि गोवा जाने के लिए भारतीयों को भी वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ सकती थी? 15 अगस्त 1947 को जब पूरे भारत पर तिरंगा ध्वज लहरा रहा था, तब उस उत्सव में गोवा सम्मिलित नहीं था। गोवा पर अब भी पुर्तगाल का औपनिवेशिक शासन बना हुआ था। फ्रांस के अधिकार वाले पौंडीचेरी, कराईकल और चंद्रनगर भी समय के साथ स्वतंत्र होते गए, लेकिन गोवा अब भी परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारत के इस छोटे से भूभाग के लोगों के लिए स्वतंत्रता अब भी लगभग 1.5 दशक दूर है। गोवा के साथ साथ दादर नगर हवेली, दमन और दीव क्षेत्र भी पुर्तगाल के अधिकार में थे। आश्चर्य ये कि भारत की तत्कालीन सरकार इनकी मुक्ति का कोई गंभीर प्रयास करती नहीं दिख रही थी। ये व्यवहार एक ऐसे क्षेत्र के साथ जो 4 शताब्दी से अधिक समय तक कैथोलिक चर्च के बर्बर अत्याचारों का शिकार बन चुका था। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार गोवा भगवान परशुराम की धरती है। वहां पर इसे गोमांतक कहा गया है। गोवा में कभी इसके ढेरों प्राचीन चिन्ह भी हुआ करते थे, लेकिन अधिकांश पुर्तगाली शासन के दौरान मिटा दिए गए। वीर सावरकर ने अपने खंड काव्य गोमांतक में पुर्तगाली अत्याचारों का वर्णन किया है। महाभारत में गोवा का उल्लेख गोपराष्ट्र अर्थात गोपालकों के देश के नाम से है। 14वीं शताब्दी में यहां पर पहली बार इस्लामी आक्रमणकारियों के पैर पड़े थे, लेकिन तब विजयनगर के राजा हरिहर प्रथम ने उन्हें खदेड़ दिया था। लेकिन 100 वर्ष बाद फिर से दिल्ली की इस्लामी सल्तनत ने गोवा को अपने चंगुल में ले लिया। यहाँ 6वीं 7वीं शताब्दी के संस्कृत ताम्रपट मिले हुए हैं। 12वीं 13वीं शताब्दी के मराठी हले कन्नड़ लिपि में और बाद में देवनागरी लिपि में शिलालेख मिले हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी संस्कृति यहाँ पहले से मौजूद थी। तो ये सब धर्मग्रंथ जलाए गए। वर्ष 1510 में गोवा में पुर्तगालियों के कदम पड़े। धीरे धीरे उन्होंने पूरे क्षेत्र को अपना उपनिवेश बना लिया। पुर्तगालियों का सबसे बड़ा उद्देश्य गोवा के सांस्कृतिक चरित्र को बदलना और हिंदुओं को ईसाई बनाना था। इसी के लिए वर्ष 1560 में गोवा इंक्विजिशन की शुरुआत की गई। इंक्विजिशन चर्च द्वारा बनाई एक तरह की न्यायिक संस्था थी, जिसका काम हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए विवश करना था। जो लोग तैयार नहीं हुए, उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। ये क्रम पूरे 250 वर्ष से अधिक चला। चर्च ने अधिकांश हिंदू मंदिरों को नष्ट करवा दिया और धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया। यह आक्रमण सिर्फ पुर्तगाल देश का उपनिवेशवाद नहीं था। यह आक्रमण पोप के आदेश से हुआ था। अगर सिर्फ इन्हें अपना राज बढ़ाना था, अगर सिर्फ इन्हें कुछ लूटपाट करनी थी, तो हम उसे उपनिवेशवाद कह सकते हैं। लेकिन इसके पीछे चर्च की सत्ता थी। गोवा इंक्विजिशन विश्व इतिहास में किसी धार्मिक समूह पर अत्याचार की सबसे लंबे समय तक चलने वाली घटना है। गोवा की मूल संस्कृति आज भी अगर जीवित है, तो ये किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं। जैसे यूरोप में उन्होंने पुरानी संस्कृति वालों को पैगन कहा या हिदन कहा, उसी तरह उन्होंने इनफिडल ये शब्द का प्रयोग यहाँ के हिंदुओं के लिए किया। भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में गोवा के लोगों ने भी
बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसका नेतृत्व किया। उनकी पत्रिकाओं केसरी और मराठा ने लोगों को स्वराज्य के लिए सामूहिक संघर्ष की प्रेरणा दी। अनगिनत वीरों ने स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दी, किंतु जब सपनों के सच होने का समय आया तो गोवा के लोगों को बड़ी निराशा हाथ लगी। पुर्तगाल सरकार ने गोवा पर अपना आधिपत्य समाप्त करने से साफ मना कर दिया। भारत की स्वतंत्रता से ठीक पहले 18 जून वर्ष 1946 को समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने गोवा में नागरिक अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। उस समय जो जनाक्रोश पैदा हुआ उसका प्रभाव बाद में पूरे संघर्ष पर बना रहा। भारत की स्वतंत्रता के बाद गोवा के लिए मुक्ति की तड़प बढ़ती जा रही थी। इस आंदोलन में स्थानीय लोगों का साथ देने के लिए देश भर से आंदोलनकारी पहुंच रहे थे। इन्हें सत्याग्रही कहा जाता था। गोवा में सत्याग्रहियों पर पुर्तगाल सरकार की क्रूरता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। बड़ी संख्या में लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। अमानवीय यातनाओं के चलते कई सत्याग्रहियों को प्राण गंवाने पड़े। पूरे देश की जनभावना यही थी कि हैदराबाद की तरह गोवा को भी सैनिक कार्रवाई करके भारत में मिलाया जाए। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे। उन्हें डर था कि इससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को ठेस पहुंचेगी। सत्याग्रहियों का साथ देने के स्थान पर वे उन्हें सार्वजनिक रूप से हतोत्साहित करते रहे। यहां तक कि लाल किले की प्राचीर से भी उन्होंने सैनिक कार्रवाई न करने की घोषणा की, जबकि पुर्तगाल सरकार शांतिपूर्ण समाधान के प्रस्तावों को पहले ही अस्वीकार कर चुकी थी। गोवा का सवाल जैसे कि और सवाल शांति से और बाअमन तरीकों से हल हो। गोवा के मामले में कोई फौजी कार्रवाई नहीं करने वाले। हम इसको शांति के तरीकों से हल करने वाले और कोई इस धोखे में न रहे फौजी कार्रवाई करेंगे। मैं इसलिए कहता हूं कि ऐसे धोखे में कभी कभी बाहर के लोग आ जाते हैं और कभी कभी हिंदुस्तान के लोग। हम तोप बंदूक और टैंक वहां जमा करते हैं फौजें, गलत है। कोई फौज आसपास गोवा के नहीं। हम नहीं भेजेंगे फौज, हम उसको शांति से तय करेंगे। दिल्ली में बैठी सरकार का जो भी निर्णय हो, देश की जनता गोवा की मुक्ति का प्रण पहले ही ले चुकी थी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश समेत देश के अलग अलग हिस्सों से सत्याग्रही स्वतंत्रता के इस आंदोलन में सक्रिय थे। गोवा को लेकर नेहरू सरकार की उदासीनता से उपजे आक्रोश को स्वर देने का कार्य किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। गोवा के बाहर से भी लोग बहुत सारे सैक्रिफाइस करके गोवा मुक्ति के लिए हमारा प्राण अर्पण किए। प्रोमिनेंट दो ही नाम मैं बोलता हूँ जो नेशनल लेवल पे बहुत बड़े नाम है। एक जगन्नाथ राव जोशी और दूसरे सुधीर फड़के जी, वसंत राव ओ दिल्ली के। पूरा हिंदुस्तान, पंजाब के लोग आए थे, यूपी के लोग आए थे, हरियाणा के लोग आए थे, महाराष्ट्र, गुजरात। प्रसिद्ध संगीतकार और स्वयंसेवक सुधीर फड़के ने धन संग्रह का उत्तरदायित्व संभाला। उनके कहने पर ही लता मंगेशकर ने पुणे में एक शो किया जिससे जमा धनराशि को गोवा मुक्ति आंदोलन में खर्च किया गया। मेरे पिताजी गोवा के थे। अगर गोवा के थे वो तो मैं भी गोवा की हूँ समझिए। और हमारे घर में जो मेरे पिताजी के वक्त वातावरण रहा है उसमें सावरकर हमारे घर आते थे, तो सावरकर की वजह से भी हो सकता है कि हमारे घर में जो एटमॉस्फेयर था वो देशभक्ति का ज्यादा था। पर हमारे घर में देशभक्ति की भावना बहुत ही ज्यादा थी और अभी भी है। तो जब मुझे सुधीर फड़के साहब ने आके कहा कि इस तरह का हम लोग सोच रहे हैं और उसके लिए पैसों की जरूरत तो होती है,
तो मैंने कहा ज़रूर हम प्रोग्राम करेंगे। और उस वक्त फिर वो शो हमने कुछ दिनों के बाद किया और शो बहुत अच्छा हुआ था और सब लोग तारीफ कर रहे थे। और उनको उससे कितनी धनराशि मिली उसका मुझे इल्म नहीं है, पर मेरा अंदाज है शायद अच्छा ही कुछ पैसा मिला होगा। पर मुझे खुशी इस बात की है कि मैं थोड़ा बहुत मेरे देश के लिए और मेरे पिताजी के मतलब देश के लिए, गोवा के लिए कुछ कर सकी और गोवा स्वतंत्र हुआ। गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग ले रहे सभी राष्ट्रवादी संगठनों ने आजाद गोमांतक दल नाम से संगठन भी बना लिया। इनमें बड़ी संख्या में संघ के स्वयंसेवक और अन्य संगठनों के लोग थे। गोवा को मुक्त कराने के लिए सशस्त्र क्रांति की भी तैयारी कर ली गई थी। सत्याग्रहियों की ऐसी टोलियों ने ही दादरा और नगर स्वयंसेवक जगन्नाथराव जोशी ने गोवा सत्याग्रह की घोषणा की। जगन्नाथराव जोशी के साथ 3000 से अधिक सत्याग्रहियों के दल ने गोवा कूच किया। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं। गोवा की सीमा पर पुर्तगाली सैनिकों ने सत्याग्रहियों पर गोली चला दी। इसमें 51 लोग मारे गए जबकि 300 से अधिक घायल हुए। इस गोलीकांड ने पूरे देश को आक्रोशित कर दिया। एक ओर भारत के विभिन्न राज्यों के लोग गोवा सत्याग्रह में भाग लेकर अपना बलिदान दे रहे थे, दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता आंदोलन से दूर रहने का आदेश दे रखा था। 23 जुलाई वर्ष 1955 को कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार थी। गोवा मुक्ति आंदोलन गोवा वासियों को ही चलाना चाहिए। भारत से बड़ी संख्या में सत्याग्रही गोवा न जाएं। गोवा की समस्या शांतिपूर्ण ढंग से सुलझानी चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कांग्रेस के इस प्रस्ताव का स्वागत किया, जबकि पहले वो पुलिस कार्रवाई का समर्थन कर चुकी थी। नवंबर 1961 में साबरमती नाम के एक स्टीमर पर पुर्तगाली सिपाहियों ने गोलीबारी की, जिसमें कई स्थानीय नागरिक हताहत हुए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अंततः नेहरू सरकार को झुकना पड़ा। दिसंबर माह में भारतीय सेना ने कार्रवाई की घोषणा की। इसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। 19 दिसंबर को मात्र 36 घंटे में बड़ी आसानी से गोवा पर तिरंगा फहरा दिया गया, लेकिन तब तक इस देरी का परिणाम सैकड़ों देशभक्तों को अपनी आहुति देकर चुकाना पड़ा। जो काम 1.5 दिन में हो गया, उसके लिए गोवा को 1.5 दशक तक तरसना पड़ा। 19 दिसंबर 1961 में गोवा, हम लोग बोलते हैं गोवा मुक्त हुआ, गोवा स्वतंत्र हुआ, ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि गोवा वॉज अ पार्ट ऑफ भारत, पार्ट ऑफ इंडिया। भारत की आर्मी जब भारत में गोवा में घुस गई तो लोगों ने डरना चाहिए था। ये तो टैंक लेके आए हैं, ये तो सशस्त्र आए हैं, लेकिन लोग डरे नहीं। महिलाओं ने उनके आरती उतारी, सब लोग जाकर उनको वेलकम किया, क्योंकि ये 450 सालों का जो अब उपनिवेशवाद था उसका वो खत्म हो गया। इसलिए वो एक आनंदोत्सव के रूप में गोवा में मनाया गया उस दिन। कम लोगों को पता होगा कि गोवा की मुक्ति के बाद भी सत्याग्रहियों के साथ भेदभाव की नीति जारी रही। नेहरू सरकार ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी मानने से इनकार कर दिया। उन्हें बाकी स्वतंत्रता सेनानियों की तरह पेंशन अथवा अन्य सरकारी सुविधाएं भी नहीं दी गईं। वर्ष 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तब जाकर उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन के सत्याग्रहियों को स्वतंत्रता सेनानी की मान्यता दी और उन्हें भी सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं दी गई।
गोवा की मुक्ति को लेकर पश्चिमी देशों में साम्राज्यवादी मानसिकता भी खुलकर सामने आ गई। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के दमन पर चुप्पी साधकर बैठने वाले अमेरिकी और ब्रिटिश प्रेस ने गोवा के स्वतंत्र होने पर विश्व वमन आरंभ कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय सेना की कार्रवाई को इन्वेजन अर्थात आक्रमण बताया। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे भारत द्वारा थोपा गया युद्ध कहा। बीबीसी का कहना था कि भारत सरकार ईसाइयों का दमन कर रही है। गोवा मुक्ति संग्राम सही अर्थों में भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। एक ऐसा संघर्ष जो पूरी तरह से जनता की आकांक्षाओं का परिणाम था। यह संघर्ष बताता है कि एक जागृत समाज अन्याय से लड़ने के लिए कभी राजसत्ताओं का मुंह नहीं देखता, बल्कि उन्हें अपने अनुसार चलने के लिए विवश करता है। ये संस्कृति टिकी रही, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, मराठी भाषा, संत साहित्य, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। गोवा के लोगों ने अपना धर्म और अपनी निष्ठा, धार्मिक निष्ठा कभी नहीं छोड़ी। अपने जो देव है, यानी अपनी जो डेटीज जिसको हम कहते हैं, उनको कभी नहीं छोड़ा। 450 साल का गोवा में राज था, वो हमारा जो ट्रेडिशन है गोवा का वो नहीं बदल सके। एंड दैट इज द पॉजिटिव थिंग ऑफ इंडियन कल्चर। जो भारतीय संस्कृति है, इट इज अ प्लेस ऑफ टेम्पल, इट इज एक्चुअली हम परशुराम भूमि इसे मानते हैं और ये मंदिरों की जगह है, ये देवभूमि है। गोवा मुक्ति आंदोलन की कहानी छिपाने के भी बहुत प्रयास हुए, परंतु ये सत्य की शक्ति है कि 6 दशक बाद उस संघर्ष के सेनानियों को उचित सम्मान मिल रहा है। साथ ही उनसे हुए अन्याय के दोषियों की भी पहचान हो रही है। जब वहां सत्याग्रहियों पर गोलियां चल रही थी, विदेशी सल्तनत गोलियां चला रही थी, हिंदुस्तान का हिस्सा, हिंदुस्तान के मेरे भाई बहन, उन पर गोलियां चल रही थी, और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं सेना नहीं दूंगा, मैं सेना नहीं भेजूंगा। सत्याग्रहियों की मदद करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ये गोवा के साथ कांग्रेस ने किया हुआ जुल्म है, और गोवा को 15 साल ज्यादा गुलामी के जंजीरों में जकड़ के रखा गया, और गोवा के अनेक वीर पुत्रों को बलिदान देना पड़ा, लाठी गोलियों से जिंदगी को बसर करनी पड़ी, ये हाल पैदा किए थे।